हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 371वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भूतपूर्व अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियोस के माध्यम से आपको संगीत से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जाति गायन के आधे भाग की समाप्ति होती है। जाति गायन के आधे भाग की समाप्ति होती है अपन्यास पर। ठीक है, अपन्यास पर जाति गायन के आधे भाग की समाप्ति होती है। दूसरा प्रश्न है, जाति गायन की समाप्ति होती है। जाति गायन की समाप्ति होती है न्यास पर। न्यास स्वर पर जाति गायन की समाप्ति होती है और जाति गायन के आधे भाग की समाप्ति होती है अपन्यास पर। तीसरा प्रश्न है, जाति गायन का प्रारंभ होता है। जाति गायन का प्रारंभ होता है ग्रह स्वर से। ठीक है, ग्रह स्वर से जाति गायन का प्रारंभ होता है, समाप्ति होती है न्यास पर और आधे भाग की समाप्ति होती है अपन्यास पर। इसके बाद चौथा प्रश्न है, ग्रह स्वर के ग्रह का अर्थ है। ग्रह स्वर में जो ग्रह है इसका अर्थ है ग्रहण करना। ठीक है, ग्रह स्वर का अर्थ है ग्रहण करना। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, राग अड़ाना का गायन समय है। राग अड़ाना का गायन समय है रात्रि का तीसरा प्रहर। रात्रि का तीसरा प्रहर या रात्रि का तृतीय प्रहर कह सकते हैं राग अड़ाना के गायन का उचित समय। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग अड़ाना का समप्रकृतिक राग है। राग अड़ाना से मिलती जुलती प्रकृति का राग है दरबारी राग। राग दरबारी जो है राग अड़ाना का समप्रकृतिक राग है। सातवां प्रश्न है, परन की क्रिया संबंधित है। परन की क्रिया संबंधित है तबले से। वैसे मूल रूप से पखावज से संबंधित है। ठीक है, परन की जो क्रिया है ये मूल रूप से पखावज से संबंधित है, पर तबले से एग्जाम में यदि आपको नंबर पाना है तो तबले पर ही टिक करेंगे। ठीक है, तो परन की क्रिया संबंधित है तबले से और मूल रूप से पखावज से संबंधित है परन की क्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, बांसुरी के नीचे से पांचवें सुराख पर स्वर सुनाई देता है। बांसुरी के नीचे से पांचवें सुराख पर स्वर सुनाई देता है गंधार स्वर। गंधार स्वर सुनाई देता है बांसुरी में नीचे से पांचवें सुराख पर। ठीक है, यदि आपको बांसुरी भी सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपको बांसुरी बजाना भी अवश्य सिखाऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीव्रता का दूसरा नाम है। तीव्रता का दूसरा नाम है छोटा बड़ापन। छोटा बड़ापन जो है तीव्रता का दूसरा नाम है और तारता का दूसरा नाम है ऊंचा नीचापन। ठीक है, तारता मतलब ऊंचा नीचापन, तीव्रता मतलब छोटा बड़ापन। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रियानांतर विश्रांति लय नामक श्लोक किसका है। क्रियानांतर विश्रांति लय नामक श्लोक है संगीत रत्नाकर ग्रंथ का। शारंग देवकृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में क्रियानांतर विश्रांति लय नामक श्लोक को लिखा गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद 11वां प्रश्न है, क्रियानांतर विश्रांति लय श्लोक का अर्थ है। क्रियानांतर विश्रांति लय श्लोक का अर्थ है दो बोलों के बीच के स्थान को लय कहा गया है क्रियानांतर विश्रांति लय श्लोक में। इसके बाद 12वां प्रश्न है, भातखंडे जी के अनुसार कोमल निषाद स्वर किस श्रुति पर स्थापित है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के अनुसार कोमल निषाद स्वर स्थापित है 20वीं श्रुति पर। 22 श्रुतियां हैं जिसमें से 20वीं श्रुति पर भातखंडे जी के अनुसार कोमल निषाद स्वर स्थापित है। 13वां प्रश्न है, मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है। मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किया जाता है अंश स्वर से। ठीक है, अंश स्वर से जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किया जाता है।
14वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों का उल्लेख किया है? सर्वप्रथम शारंग देव जी ने विकृत स्वरों का उल्लेख किया है। शारंग देव जी ने सबसे पहले विकृत स्वरों को बताया है, उल्लेख किया है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। 15वां प्रश्न है, ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई है। ताल की लंबाई को स्पष्ट करने वाली इकाई है मात्रा। मात्रा के द्वारा ताल की लंबाई को बताया जाता है, नापा जाता है। यानी कि कोई ताल 16 मात्रा की है तो 16 मात्रा मतलब कितनी लंबाई है, ये ताल की लंबाई मात्रा के द्वारा स्पष्ट की जाती है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, वाद्य वृंद को किस नाम से जाना जाता है? वाद्य वृंद को जाना जाता है वाद्य वादन के नाम से। वाद्य वादन नाम से जाना जाता है वाद्य वृंद को। 17वां प्रश्न है, राग यमन के रचनाकार हैं। राग यमन के रचनाकार हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी राग यमन के रचनाकार हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न है, अमीर खुसरो जी ने यमन के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? अमीर खुसरो जी ने यमन के स्थान पर इमन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने यमन नहीं कहा है, इमन कहा है। यमन राग को इमन कहा है अमीर खुसरो जी ने, और इमन राग के रचनाकार ही हैं अमीर खुसरो जी। 19वां प्रश्न है, पलुष्कर ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है। पलुष्कर जी के ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है प्लस। प्लस के द्वारा पलुष्कर ताल पद्धति के खाली के चिन्ह को दर्शाया जाता है, और ताली के चिन्ह को मात्रा संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। हिंदी वाला जो एक होता है उसके द्वारा सम के चिन्ह को दर्शाया जाता है पलुष्कर ताल पद्धति में, और खाली के चिन्ह को प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। 20वां प्रश्न है, सादरा किसे कहते हैं? सादरा कहते हैं ध्रुपद को। ध्रुपद को यदि झप ताल में गाएं तो वो सादरा हो जाता है। ठीक है, तो सादरा कहते हैं ध्रुपद को। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनसे आप शेयर भी ज़रूर करिए। आज ये 371वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 370 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 372वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।